जैसे आप किचन में चाय पीने के लिए जब कप खरीदते हैं, तो कप को कैरी करने के लिए आपको ट्रे लेनी पड़ती है। तो टार्सन्स इसी तरीके से एक प्रॉक्सी प्ले है इस इंडस्ट्री पे। आईपीओ मेला लगा हुआ है मार्केट में, और हर आईपीओ पे जो आ रहा है, हजारों वीडियोस आते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स रिटेल में एक फ्रेंजी होती है कि कोई भी आईपीओ मिस ना हो जाए। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं फोकस करूंगा कि एक आईपीओ जो कल ओपन हो रहा है, और ये वो सामान बनाता है जिस फील्ड में मैं 6-7 ईयर्स काम कर चुका हूँ। तो मुझे लगा कि इस बारे में मैं बात करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो इस वीडियो में मैं केवल नेगेटिव्स और क्रिटिकल पॉइंटर्स पे बात करूंगा इस आईपीओ के बारे में, जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर प्लानिंग की अप्लाई करना है या नहीं करना है। एक बहुत ही जबरदस्त चैनल है एसओआईसी, और उन्होंने कुछ घंटे पहले ही इसका वीडियो बना के डाल दिया है। तो आई वुड रिकमेंड दैट वीडियो फर्स्ट। आप वहां पर जाइए, मच डिटेल्ड स्टडी उन्होंने कर रखी है इस कंपनी की। उसके साथ में इस वीडियो को आप एज एन एड ऑन यूज करिए, और साथ में वीडियो के एंड में मैं कुछ उनके प्लान्स के बारे में बातें करूंगा जो एसओआईसी ने उस वीडियो में मिस कर दी है। सो दैट आप दोनों वीडियो मर्ज करके अगर देख लेंगे तो यू विल हैव अ कंप्लीट थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस अपकमिंग आईपीओ, एंड आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। आईपीओस को लेकर मैं फॉलो करता हूँ एक अप्रोच, जहां पर मैं पहले देखता हूँ कि जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है वो क्या बना रही है और वो कैसे डिफरेंशिएट करती है खुद को बाकी कंपनी से। तो बिफोर गेटिंग इनटू द आरएचपी ऑफ द कंपनी, मैं पहले आपको दिखाऊंगा कंपनी बनाती क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। अगर आप कभी भी किसी बायोलॉजी या केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो बहुत सारे सामान छोटे छोटे ऐसे होते हैं जो शायद एक आम आदमी ऑब्जर्व नहीं करता है, बट जो उस लैब में काम कर रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीजें। बचपन में आप जब लैब में गए होंगे तो आपको याद होगा कि टेस्ट ट्यूब पहले ग्लास की हुआ करती थी। जो हाई एंड रिसर्च है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, वो कंप्लीटली प्लास्टिक की तरफ मूव कर रहा है, और ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा ग्रो करती जाएगी। रीजन भी कि जो ग्लास होता है ये एक केमिकली इनर्ट चीज नहीं है। तो बायो में एक प्रोसेस होता है, इसको हम किलेशन बोलते हैं। किलेशन से क्या होता है कि जो भी चीज आप ग्लास में डाल रहे हैं, ये बाइंड कर सकती है ग्लास से और रिएक्ट कर सकती है। प्लास्टिक कॉम्पेरेटिवली इनर्ट होता है, इस कारण से प्लास्टिक को प्रेफरेंस दिया जाता है लैब में। दूसरा रीजन क्या है कि ग्लास बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है, प्लास्टिक्स ब्रेक नहीं होंगे, और जो लैब में आपको एक मशीन से दूसरी मशीन पे कैरी करना पड़ता है, वहां पर प्लास्टिक्स काफी कन्वीनियंट होती है। तीसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है ग्लास और प्लास्टिक में, बिकॉज फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको लग सकता है कि जो प्लास्टिक है वो इको फ्रेंडली कम है एज कम्पेयर टू ग्लास। बट अगर आप इन डेप्थ चाहते हैं तो जो एनर्जी वेस्ट होती है एक ग्लास वायल या ग्लास ट्यूब बनाने में, वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो एनर्जी लगती है प्लास्टिक के सेम कंपोनेंट्स बनाने में। इस कारण से इस इंडस्ट्री में एक मूवमेंट आ रहा है ग्लास से प्लास्टिक की तरफ। तो जैसे आप पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कि सरकारी बैंक से प्राइवेट बैंक की तरफ मार्केट जा रही है, ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रही है, उस तरह से ही आप सोचिए कि एक रिवर्सल हो रहा है ग्लास से प्लास्टिक की तरफ इस फील्ड में, जिसके बहुत से टेक्निकल रीजंस और भी ज्यादा हैं। बट चीजों को सिंपल रखने के लिए आई एम एज्यूमिंग कि हमारी ऑडियंस हार्डकोर रिसर्च में नहीं है, मैं सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखते हैं कि ये बनाते क्या क्या हैं। जैसे आप किचन में चाय पीने के लिए जब कप खरीदते हैं, तो कप को कैरी करने के लिए आपको ट्रे लेनी पड़ती है। तो टार्सन्स इसी तरीके से एक प्रॉक्सी प्ले है इस इंडस्ट्री पे कि जो ट्यूब्स बना रहा है, ट्यूब्स कैरी करने के लिए जो ट्रे वगैरह होती हैं। अगर आप किसी भी पैथोलॉजी में गए हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम पाइपेट बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। पाइपेट का यूज होता है लैब्स में स्मॉल क्वांटिटी के लिक्विड को हैंडल करने के लिए, और ये चीजों को एज मच एज पॉसिबल एरर फ्री रखता है। तो इस पाइपेट के आगे जो टिप लगती है, ये बनाता है टार्सन। पाइपेट टिप क्या होती है आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से होता है कि एक बॉक्स है, बॉक्स में टिप्स रखी हुई हैं। तो ये बॉक्स बनाता है टार्सन्स, उसके अंदर जो टिप्स हैं वो बनाता है टार्सन्स। तो होता क्या है कि जो पाइपेट होता है इसकी तो लाइफ काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है, बट टिप्स रीयूजेबल नहीं होती हैं। तो अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जो काफी सेंसिटिव है, तो वहां पर आप हमेशा फ्रेश टिप्स यूज करोगे। इसका मतलब क्या है कि इस बिजनेस में जो सामान आपने एक बार बेच दिया
वो जब हाई एंड रिसर्च में यूज हो गया तो कस्टमर आपके पास वापस आएगा फ्रेश सामान खरीदने के लिए। तो किसी भी बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसाइक्लेबिलिटी कितनी है और कस्टमर कितना आपके पास वापस आ रहा है, बिकॉज रिटर्निंग कस्टमर जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट बेस देते हैं किसी भी कंपनी को। इन प्रोडक्ट्स के बारे में एक बेटर रिव्यू लेने के लिए मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की जो इंडिया में ही एक बायोलॉजी रिसर्च लैब में काम करता है। बिकॉज मैंने पर्सनली ये प्रोडक्ट्स नहीं यूज किए हैं, मैंने कॉर्निंग एपेंडोफ ज्यादा यूज किया है बिकॉज इंडियन कंपनी अभी ये प्रोडक्ट्स ताइवान में नहीं बेच रही है जहां मैं था। तो अभी यहाँ जब मैंने बात की तो मैंने रियलाइज किया कि जैसे एस में है, एक यूएसपी एस का है कि वो चीपर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं एज कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स और काफी फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, वही इमेज टार्सन्स की है एक क्वालिटी का प्रोडक्ट बिकॉज रिसाइक्लेबिलिटी ज्यादा है। और हमारे इंडिया में रिसर्च फंड्स उतने नहीं हैं जितने बाकी कंट्रीज में होते हैं। आप माइंडसेट को समझिए, अगर मैं एक लैब का ओनर हूं और मुझे एपेंडॉफ या कॉर्निंग का ट्यूब का बॉक्स मिल रहा है 50 रुपए में, तो टार्जन वो चीज दे रहा है 40 रुपए में। और अगर ये एक्सपेरिमेंट से छेड़छाड़ नहीं कर रहा है और डेटा सही आ रहा है, जो कि मैं चेक कर चुका हूं कि डेटा सही दे रही है इनकी ट्यूब्स, तो मैं प्रिफर करूंगा सस्ते प्रोडक्ट्स। कॉस्ट कटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बायोलॉजी केमिस्ट्री लैब में, बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स की कॉस्ट बहुत हाई जाती है, तो इन छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देना होता है जिससे आप ओवरऑल बजट को ओवरशूट ना कर जाएं। ये एक लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं मैं। तो इस प्रोडक्ट रेंज के पार्ट को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड मैंने डिटेल स्टडी कर रखी है अबाउट द मार्केट डिमांड ऑफ द कंपनी एंड ये यूज हो रहे हैं। यू हैव माय वर्ड ऑन इट, आई हैव टॉक टू रिसर्चर्स। किसी भी कंपनी को पढ़ने के लिए ग्राउंड इंफॉर्मेशन पता करना बहुत जरूरी होता है जो फाइनेंशियल्स के भी बियॉन्ड होती है। तो आप इस वीडियो को एक टेक्निक लर्निंग की तरह से लीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 4-5 फ्रेंड्स जो सेम फील्ड में काम करते हैं भारत में, उनसे बात की कि आप टार्सन्स, कॉर्निंग, एपेंडॉफ, थर्मोसाइंटिफिक जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स से इनको कंपेयर करिए। तो कॉमन कॉन्शियंस ये था कि टार्सन्स के प्रोडक्ट्स गुड इनफ हैं और ये सस्ते भी हैं जो एमएनसीज हैं उनके प्रोडक्ट्स से। तो कॉस्ट कटिंग के लिए रिसर्चर्स इनको प्रेफर करते हैं। और इनका सामान कैसा है, जैसे मैंने ट्रे की बात की, तो ये इस तरह का सामान बनाते हैं जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो लैब में। तो एक काफी अच्छा बिजनेस मॉडल यहाँ पर दिख रहा है इस कंपनी का। तो जब भी आप किसी कंपनी को पढ़िए, आप बहुत लकी होंगे अगर आप उस कंपनी के होम सिटी में रह रहे हैं, बिकॉज देन आप यूनिट तक जाके इस बारे में पता कर सकते हैं। इस बारे में मैं आगे बात करूंगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है टार्सन्स की स्टडी में। ये हो गई थी एक कॉमन रिसर्च वाली बात कि प्रोडक्ट डिमांड है या नहीं है। तो यहाँ पर टार्सन्स के लिए हमने एक ग्रीन लाइट दे दी कि हाँ प्रोडक्ट डिमांड है और हमें लगता है कि इसके प्रोडक्ट सफिशिएंटली गुड इनफ हैं और ये बिकेंगे मार्केट। तो अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, मार्केट डिमांड की बात करें, तो टार्सन्स को वी कैन गिव अ ग्रीन लाइट बिकॉज प्रोडक्ट्स इनके गुड इनफ है और इनके पास एक कॉस्ट का स्कोप भी है बिकॉज कॉम्पिटिटर्स से सस्ता है। तो ये आगे जाके दाम थोड़ा बहुत बढ़ाते भी हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज स्टिल ये सस्ते रहेंगे बाकी कंपनीज के। आईपीओ का ट्रैक रखने के लिए मैं यूज करता हूँ एक वेबसाइट जिसका नाम है चित्तौड़गढ़.com। मैंने इसका पहले भी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो टार्सन प्रोडक्ट यहाँ पर मिला जिसका आईपीओ 15 नवंबर को ओपन हो रहा है। यहाँ पर नीचे आते हैं तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आप निकाल सकते हैं, दो दिखेगा आपको। डीएचआरपी का मतलब है ड्राफ्ट, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट का मतलब आप समझते ही होंगे, ड्राफ्ट का मतलब होता है एक रफ वर्जन। तो जब कंपनी आईपीओ के लिए अप्लाई करती है तो वो डीएचआरपी सबमिट करती है सेबी को, और जब फाइनल आईपीओ की डेट्स वगैरह फाइनल हो जाती हैं देन रिलीज होती है आरएचपी। तो बिकॉज आईपीओ कल से ही खुल रहा है तो वी गो फॉर आरएचपी हियर। सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लुक्स लाइक दिस। शुरुआत की इंफॉर्मेशन को अभी मैं स्किप कर देता हूं जिससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको मैं मुद्दे की बात समझा सकूं। सबसे पहले कंपनी धंधा क्या करती है, तो इस पैराग्राफ इन्होंने मेंशन किया है कि ये क्या बनाते हैं, किस इंडस्ट्री को सामान देते हैं। और फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट का इन्होंने मेंशन किया है, जो आप खोजने की कोशिश मत करिएगा बिकॉज दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। आई हैव चेक द प्राइस एंड उसका जो भी डेटा रेलेवेंट है वो इस प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगा आने वाले पेजेस में। तो डोंट हैव टू वरी अबाउट बाइंग द कंप्लीट फाइल। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि पूरी इंडस्ट्री मूव कर रही है ग्लास से प्लास्टिक्स की तरफ फॉर रीजन जो मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ।
वही यहाँ पे इन्होंने उस रिपोर्ट से उठा के दिखाया है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स सुपीरियर पाए गए हैं इन टर्म्स ऑफ शेल्फ लाइफ, हैंडलिंग आसान होती है और ये सेफ होते हैं, टूटते नहीं है। तो जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट के हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है CAGR 10.5 के हिसाब से, एंड इट माइट रीच USD 13.8 बिलियन बाय फिस्कल 2025। मैं इन डेटा को पर्सनली बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, बिकॉज एस्टिमेट्स कैन गो रॉन्ग एंड दे गो रॉन्ग मोर ऑफ्टन देन नॉट। अभी तक तो सब कुछ कोजी कोजी रोजी रोजी बातें हो गई कंपनी के बारे में। हर RHP में चैलेंजेस होते हैं मार्केट के इस कंपनी के लिए, जिसका भी आप RHP पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्या चैलेंजेस इन्होंने मेंशन किए हैं और क्या क्या इस इंडस्ट्री में हो सकता है। टार्सन्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि 75% रॉ मटेरियल इनका बाहर से आता है, जिनके सप्लायर्स हैं यूरोप, सिंगापुर, USA, मलेशिया और ताइवान में। ये पॉलीमर्स होते हैं मेडिकल ग्रेड के, जिनको हम PPPS, HDPE, NDPE के नाम से जानते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हैवी टर्म्स को आप अभी छोड़ सकते हैं। आप ये मान सकते हो कि एक लैब लेवल ग्रेड की प्लास्टिक होती है जो बाहर से रॉ मटेरियल फॉर्म में आती है, फिर ये उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो 75% बाहर से आने का मतलब है कि जहां पर भी कोई सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ तो इनके प्रोडक्शन पे सीधा फर्क पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा रिस्क इस बिजनेस के साथ है, जो आपको माइंड में रखना चाहिए बिफोर बेटिंग ऑन दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। अब ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो SOIC के वीडियो में नहीं था। तो अगर आप ये पार्ट ऐड कर लेते हैं SOIC के वीडियो के साथ, तो यू विल हैव अ थॉरो कंप्लीट पिक्चर ऑफ द चैलेंजेस अहेड फॉर द कंपनी। इनके सारे के सारे प्लांट्स वेस्ट बंगाल में हैं। अगर आपको याद हो तो टाटा नैनो के टाइम पे काफी न्यूज में रहा था वेस्ट बंगाल, बिकॉज प्रोडक्शन को लेके कुछ गवर्नमेंटल चैलेंजेस थे, जिनमें हम नहीं जाएंगे बिकॉज वो एक पॉलिटिकल चीज है, उससे हम दूर रहना चाहेंगे अभी। बट ये एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल चैलेंज है फॉर द कंपनी, बिकॉज सारा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में ही है। एक नॉर्थ ईस्ट रीजन का ये स्टेट है। वहां पर क्या होता है कि साइक्लोन्स वगैरह के भी चैलेंजेस आते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कंपनी के पास बैकअप नहीं है कहीं और पे इंडस्ट्री का जहां पर वो अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर सके इफ वेस्ट बंगाल में कुछ नेगेटिव होता है तो। इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं अपने प्लान्स के लोकेशंस और बताया है कि ये लीज पर है या फिर ओन्ड है। तो आप देखेंगे कि जो इनका मैक्सिमम लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है रेवेन्यू में, जगदलपुर का प्लांट है, जो इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो ये लीज पर नहीं है, ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, ये श्योर है कि ये इनकी बिलोंग करती है। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज इनकी हैं वो लीज पर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस कॉलम पर लीज लिखा हुआ है। और लीज कुछ टाइम की होती है, तो फ्यूचर में हो सकता है कि प्लांट्स की लीज कंटिन्यू ना हो पाए, उस कारण से बहुत सारा दिक्कतें आ सकती हैं इनको प्रोडक्शन में। और मुझे ये बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट लगा कंपनी के बारे में एक, कि इस कारण से अगर हम 20 30 40 साल की स्टोरी अनकवर करना चाह रहे हैं थ्रू टार्सन्स, तो अभी ये चैलेंजेस है। तो I'd like to study the reports in the upcoming quarters and upcoming financial years, और मैं देखना चाहूंगा कि कंपनी प्लान्स को एक्सपैंड कैसे कर रही है, और जो ये रिस्क है एक ही स्टेट में सारे प्लान्स होने का, उसको हेज कैसे करती है। इसको मैं IPO से लिंक करूंगा, बिकॉज IPO के प्रोसीड्स ये यूज करना चाहते हैं एक नया प्लांट स्टेब्लिश करने के लिए, जिस प्लान के बारे में इन्होंने मेंशन किया है इस प्रोस्पेक्टस में कि इनकी बात हो गई कॉन्ट्रैक्टर से बट काम शुरू नहीं हुआ है। तो वो जो नया प्लान प्रपोज्ड है जो इस IPO के पैसे से बनेगा, वो 2023 के एंड तक बनने की बात है। 2023 एंड तक प्लान रेडी होगा, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगा। तो अभी अगर आप नियर टर्म विंडो की बात कर रहे हैं, तो जो प्लान्स इस लिस्ट में दिख रहे हैं वो काफी क्रूशियल हैं for Tarsans in order to complete the demand which it has with regards to the production supplies। इसी पॉइंट पे उन्होंने प्रोस्पेक्टस में दोबारा से हाईलाइट किया हुआ है, जिसको मैं रीड आउट करूंगा कोट। This represents less than 25% of the total land available to our company in all forms, and as of the date of this red herring prospectus, the approval for conversion of majority part of the Jangalpur land from agricultural land to non-agricultural land is yet to be received। ये एक रेड लाइट है आई वुड से, बिकॉज एक तो बात ये हो गई कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस प्लांट पे हो रहा है जो इनका ओन्ड लैंड है, खुद का लैंड है। बट आपको अंदाजा होगा लोकल एरियाज में भी जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है
इसको कन्वर्ट करना होता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में, एक परमिशन मिलती है, वो परमिशन अभी इन्हें नहीं मिली है। तो जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन का प्लांट है इनका, वो भी रिस्क में है अभी, ये आपको माइंड में रखना चाहिए। और मैंने मेंशन किया जो ये नया प्लांट बनाने वाले हैं, उस प्लांट का नाम है पंचला लैंड। प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ दे प्रोनाउंस इट। सो पंचला लैंड एक है इनका, वहां पर ये फैसिलिटी बनाना चाह रहे हैं। उसमें पैसा यूज होगा जो इस आईपीओ प्रोसीड से आएगा। आईपीओ में ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसा यूज कहाँ हो रहा है। अगर आईपीओ का पैसा लेके कंपनी का मालिक केवल अपने शेयर बेच के जा रहा है, तो उसी को ऑफर फॉर सेल कहते हैं। जो मालिक था उसने अपना शेयर बेच दिया, वो फ्री हो गया। मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं है ये तरीका, बिकॉज आईपीओ एक मेथड है पब्लिक को हिस्सेदारी लेने का अपनी कंपनी में, और पब्लिक एक रोल प्ले करती है कंपनी को आगे बढ़ाने में। तो जो ये लैंड वाला एक्सपेंशन है, तो आई लाइक दिस पार्ट अबाउट कार्सन कि आईपीओ प्रोसीड्स का काफी हिस्सा यूज होगा एक्सपेंशन में भी। मान लीजिए मैं फूड ट्रक चला रहा हूँ, मैं दिन भर में 50 रुपए का चाट बेचता हूँ और 50 रुपए मेरे पास आते हैं। उस 50 रुपए से मैं सामान खरीदता हूँ, उतने ही चाट का उतना ही चाट फिर बनाता हूँ, फिर 50 रुपए का बेचता हूँ। तो मेरे पास कैश नहीं आ रहा है। इवन तो मैंने डे 1 पे 50 रुपए का बेचा, डे 2 पे 50 रुपए का बेचा, तो ऐसे अगर मैं 4 दिन बेचूंगा तो मेरी सेल हो गई 200 रुपए की। बट मेरे पॉकेट में कैश कितना है? 0। जब कैश नहीं होता है वॉलेट में आपके, तो कंपनी एक्सपेंशन का नहीं सोच सकती है, कंपनी बढ़ाने का कोई भी तुक नहीं बनता है वहां पर, बिकॉज कैश नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि कंपनी के पास कैश कितना है। और अगर कैश बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज उसका मतलब है कि कंपनी कैश यूज नहीं कर पा रही है। कैश फ्लो, जो नेट कैश फ्लो होता है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए कंपनी का, जिससे वो एक्सपेंशन भी कर सकें उस पैसे को यूज करके, और डिविडेंड वगैरह भी दे सकें फॉर शेयर होल्डर्स। इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 ईयर का डेटा है। तो पहले मैं ये राइट साइड वाले पार्ट पे फोकस करूंगा। 2019, 2020, 2021 फिस्कल ईयर। इन्वेंट्रीज वर्ड लिखा हुआ है, तो आई एज्यूम सारे बिगिनर्स हैं हमारे व्यूअर्स। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो भी सामान आप बनाते हैं, जैसे टार्सन्स एक पाइपेट की टिप बनाता है, तो जो बनी हुई टिप्स हैं वो, प्लस जो रॉ मटेरियल आया हुआ है जो टिप बनाने में यूज होगा वो, ये सारा मिला के इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो जो ये इन्वेंट्री होती है ये बढ़ती नहीं रहनी चाहिए। बढ़ती रहने का मतलब क्या है कि या तो आपका बना हुआ सामान बिक नहीं रहा है, वेयरहाउस में इकट्ठा है, या फिर आपका रॉ मटेरियल प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है और एक्सेस पड़ा हुआ है। तो वो एक अच्छी चीज होती है कंपनी के बारे में अगर इन्वेंट्री कम हो रही है। तो जो ये इन्वेंट्री है आइडियली ये थोड़ी बहुत कम होती रहनी चाहिए समय के साथ साथ, जिससे ये सिग्नल जाता है कंपनी रॉ मटेरियल को बेहतर तरीके से यूज कर रही है, और जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना रही है वो बिकते जा रहे हैं, स्टोर करके रखना नहीं पड़ रहा है। तो बहुत सी कॉस्ट सेव होती है इस कारण से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिजिकल ईयर 2019 में 95 के आसपास नंबर था, ये 99 हुआ 2020 मार्च एंडिंग ईयर में, जिसका रीजन हो सकता है कोविड के कारण से डिसरप्शंस एंड में आए थे, और 21 में ये 76 हो गया। तो एज आई मेंशन एक डिक्रीज आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप क्वार्टरली की बात करोगे तो जून 30 2020 में जो 102 के आसपास था, वो जून 30 2021 में 69 है। ये डिक्रीज हुआ है, बट इसके साथ में यू हैव टू कीप इन माइंड कि जून 30 जो इन्होंने मेंशन किया है, उस टाइम पर लॉकडाउन था, मूवमेंट नहीं हो रहा था रॉ मटेरियल का और प्रोडक्ट्स का उतना ज्यादा। इस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत हो रहा था बिकॉज ये एसेंशियल्स में आते हैं, तो कंप्लीटली शटडाउन नहीं था, जस्ट टू मेंशन। बट स्टिल उस कारण से थोड़ा सा इन्वेंट्री ज्यादा था जो कम हो गया है, विच मीन्स कि अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और रॉ मटेरियल प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है। नेक्स्ट चीज है ट्रेड रिसीवेबल्स। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने किसी को सामान बेचा, तो हर सामान का पैसा धंधे में तुरंत नहीं मिलता है, कुछ पैसा बाद में आता है, उसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। ये वो पैसा है जितने का सामान आपने बेच दिया है और पैसा आपके पास आने वाला है। तो रिसीवेबल्स 91 थे, मतलब मान लीजिए 91 रुपए इनको मिलने थे 2019 में, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तब। प्रोडक्ट्स बिक चुका है, पैसा आना है, वेरी श्योर कि पैसा आएगा, बट अभी नहीं आया है, तो वो कैश फ्लो में नहीं है। फिजिकल 2020 में ये 91 से घटकर 86 हुआ, और अभी ये 21 में 68 हो गया, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन कि जो इनके
लोग हैं, क्लाइंट्स हैं जो इनसे सामान ले रहे हैं, वो पैसे टाइमली दे रहे हैं। उधारी क्रेडिट पे सामान बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है। सेम गोज फॉर क्वार्टर, जो जून 30 2020 पिछले साल के क्वार्टर में 80 के आसपास था रिसीवेबल्स, वो 62 हो गया, विच इज अ पॉजिटिव साइन। उसी तरह से ट्रेड पेएबल क्या होता है? रिसीवेबल जो पास आना है, पेएबल जो आपको देना है। तो जून 30 जो पिछला इनका पेएबल था वो ज्यादा था, इस क्वार्टर में कंपेरेटिवली कम है। सेम गोज फॉर फिजिकल ईयर्स, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। फिर इन तीनों को मिला के जो हम नंबर निकालते हैं उसको हम नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं, कि कितने दिनों में पूरा पैसा घुमा के आप एक प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं और नया माल बना के दोबारा बेच रहे हैं। तो जितना कम होगा ये साइकिल, जितना कम दिनों का होगा, उतना तेज आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जून 30 2020 में 169 दिन में सामान आ रहा था, बन रहा था, बिक रहा था, ये साइकिल 169 डेज ले रहा था, वो अब 121 डेज ले रहा है। तो अब अप्रोक्सीमेटली 48 डेज कम ले रहा है ये फॉर द कंप्लीट साइकिल टू कंप्लीट, मतलब सामान आना, बनाना, बेचना। पहले जो 169 दिन ले रहा था 121 दिन ले रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो वो आप यहाँ पर फिजिकल ईयर में भी देख सकते हैं, 182 डेज से 177 हुआ, फिर 135 हुआ, विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर ग्रीन लाइट फॉर टार्सन्स। अगेन जो क्रेडिट रेटिंग होती है कंपनी की, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कंपनी को रेटिंग देती हैं कि ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये ग्रोइंग स्टेज पर है। बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता, बट अगर ये स्टेबल रही है 3 साल से, विच मीन्स की स्टेबिलिटी है कंपनी में, एंड थोड़ा बहुत ट्रस्ट आप इस डेटा पे कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है कंपनी में। सेम रिपोर्ट जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन की थी उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि 9 से 12% का मार्केट शेयर है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉम्पेरेटिवली जो लैब्स हैं इंडिया में वो अभी भी एमएनसी प्रेफर करती हैं, बिकॉज इंडिया में लोकल प्रोड्यूसर्स कम हैं और क्वालिटी का सामान बहुत कम बन रहा है। बट जिन लोगों से मैंने बात की जिन्होंने टार्सन्स यूज किया है, दे ट्रस्ट द प्रोडक्ट। तो होता क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट्स बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, और अगर आपने थर्मोसाइंटिफिक की या फिर आपने एपेंडॉफ की टिप्स यूज की हैं और आपका रिजल्ट अच्छा जा रहा है, तो आप काफी रोकते हो खुद को एक नई कंपनी ट्राई करने के लिए। तो वो चैलेंज रहता है टू कन्विंस अ न्यू कस्टमर। बट जिसने एक बार यूज कर लिया, ही हैज द ट्रस्ट ऑफ द ग्रुप एंड ही श्योरली बाय अगेन। तो 9 से 12% का मार्केट शेयर है लैबवेयर में इनका। यहाँ पर मेरा थॉट प्रोसेस क्या था कि जैसे हर चीजों में पीएलआई आ रहा है और मेक इन इंडिया का पुश आ रहा है, वैसा कुछ अगर इस इंडस्ट्री में होता है कि हम स्वदेशी सामान ही यूज करेंगे, तो वहां पर टार्सन्स के पास एक मोड जैसी चीज हो गई कि वहां पे ये क्लियरली अपना शेयर बढ़ा के लीडर्स बन सके। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि थर्मो फिशर, कॉर्निंग, एपेंडॉफ जिनके कॉम्पिटिटर्स हैं, इंडियन कंपनीज नहीं है, सारी बाहर की हैं, तो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। 30-40% मार्केट शेयर इन कंपनीज का है। टार्सन्स उनके कंपैरिजन में एक बहुत ही छोटी कंपनी है अभी। जैसा मैंने शुरुआत में मेंशन किया था कि ग्लासवेयर से प्लास्टिक की तरफ मूव कर रही है इंडस्ट्री, तो वही यहाँ पर फिर से मेंशन करूंगा मैं कि जो प्लास्टिक वेयर का पेनिट्रेशन है वो होपफुली 2025 तक 15% और बढ़ के 67% तक हो जाएगा। एंड दिस कैन कीप गोइंग अप बिकॉज प्लास्टिक हैज श्योर शॉर्ट एडवांटेजेस व्हेन इट कम्स टू रिसर्च इन अ लैब। बट इसके साथ में चैलेंजेस क्या आते हैं कि अगर कुछ आर&डी से ऐसा प्लास्टिक बनता है या फिर ऐसा कोई मटेरियल बनता है फ्यूचर में जो ग्लास और प्लास्टिक से भी अलग है, तो प्लास्टिक के जो चैलेंजेस हैं कि ये डिग्रेड नहीं होता है, वो एक नेगेटिव हो सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के लिए। सो कीप दैट इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। लाइक आई मेंशन बिफोर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि जो आईपीओ का पैसा है वो किस काम के लिए यूज होगा। तो जो नेट प्रोसीड्स में से 785.40 मिलियंस हैं वो यूज होंगे बोरोइंग्स, डेट कम करने के लिए, और जो बाकी बच रहा है करीब 620 मिलियन, वो यूज होगा एक्सपेंशन जो एक प्लान का करने वाले हैं ये उसमें। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज है और मैं इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि एक्सपेंशन में यूज करेंगे ये। एक्सपेंशन की टाइमलाइन यहाँ पर दी हुई है, तो लैंड ये ले चुके हैं, अप्रूवल्स 2023 तक होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब कुछ जो कंस्ट्रक्शन डिजाइन वगैरह है 2023 के एंड तक कंप्लीट होगा, जिसमें अभी 2 साल और हैं। तो उस हिसाब से आप इसको सोचिए कि चीजों में टाइम लगेगा अभी। जैसा कि प्लास्टिक पर इंडस्ट्री की बात की, तो इंडस्ट्री यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एकेडेमिया, रिसर्च फील्ड में फार्मास्यूटिकल सीआरओ होते हैं जो क्लिनिकल रिसर्च करते हैं वैक्सीन वगैरह अप्रूव करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं वो हम सीआरओ बोलते हैं जनरल टर्म में।
तो यहाँ पर कैटेगरीज दे रखी हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ कितना यूज कर रहा है प्लास्टिक वेयर। तो आप देख सकते हो कि एकेडमिया और रिसर्च में काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। सो एक्सपेक्टेशंस हैं कि 2025 तक 10.5 के CAGR पर ये टोटल कंजम्पशन ग्रो करेगा प्लास्टिक वेयर का। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए काफी ही पॉजिटिव है ये चीज। इसको हम टेल विंड कह सकते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि हेडविंड और टेल विंड क्या होती है। सो दिस मूवमेंट फ्रॉम ग्लासवेयर टू प्लास्टिक वेयर कैन बी अ टेल विंड फॉर टार्सन्स। एंड मैं अब वीडियो के फाइनेंशियल्स में बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मैं अपने मेंटोर्स भी आप कह सकते हो SOIC के वीडियो पे आपको रेफर करूंगा। यू कैन गो देयर एंड सप्लीमेंट बोथ द वीडियोस टुगेदर एंड थिंक अबाउट इट and see what you feel about the company. And now we'll go to the last section जहां मैं अपने बारे में बात करूंगा कि मैं इस IPO में अप्लाई करूंगा या फिर नहीं करूंगा। सो इवन दो मैंने फाइनेंशियल्स के बारे में बात नहीं की यहाँ पर, बट आई लाइक टू मेंशन कि मुझे बहुत वाव नहीं लगे फाइनेंशियल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इन्वेस्टमेंट की जर्नी में क्या होता है कि कई बार जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो बैलेंस शीट में आने में थोड़ा वक्त लेते हैं। जैसे कोई कंपनी अगर बहुत खराब स्थिति में चल रही है और इम्प्रूवमेंट अगर इंटरनली हो रहा है, तो बैलेंस शीट पर वो डेटा आने में 3 महीने 1 क्वार्टर लग सकता है, या फिर अप टू द मैक्सिमम 1 साल भी लग सकता है, जब आप एक्चुअली फाइनेंशियल्स में देख सको क्या चेंजेस आए हैं। तो वैसा कुछ माइंडसेट लेके मैं ये कंपनी पढ़ रहा था कि अभी फाइनेंशियल्स वाव नहीं है, बट जो ग्लासवेयर से प्लास्टिक वेयर की तरफ एक मूवमेंट हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा आप समझ सकते हो जैसे टाटा मोटर्स में हुआ, जैसे टाटा पावर में हुआ। एक पूरी इंडस्ट्री में जब टेल विंड आती है तो पूरा सेक्टर आगे जाता है और उसके हर प्लेयर को फायदा होता है, और वहां पर ये काफी वेल प्लेस्ड हैं। सो पर्सनली इस IPO में मैं क्या करूंगा, मैं 3rd डे तक वेट करूंगा। आई विल शेयर माय स्क्रीन वंस मोर। वापस मैं चित्तौड़गढ़ पर आ गया और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का टैब है, तो कल जब खुलेगा इसका IPO, आप सब्सक्रिप्शन टैब में जाइए। यहाँ पर आपको दिखेगा किसने कितना सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अभी ओपन नहीं है तो अभी यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखता है किसने कितना सब्सक्राइब किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको किसी दूसरी कंपनी का दिखा देता हूँ जिससे यू हैव अ क्लियर आइडिया। लेकिन क्यों रिसेंटली क्लोज हुआ, सब्सक्रिप्शन टैब में गए तो हमें दिख गया कि किस कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया हुआ है। पर्सनली जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये लास्ट डे आते हैं IPO में, 3rd डे अराउंड 1-2 बजे के आसपास। तो मैं यूजुअली जब लिस्टिंग गेन के बारे में सोच रहा हूँ, जो मैं इस कंपनी के बारे में सोचूंगा जरूर, यूजुअली आई डोंट सपोर्ट IPO, बट इन केस में बिकॉज कंपनी में एक एज है, एक मोड पॉसिबल हो सकता है, तो मैं 3rd डे तक वेट करूंगा। अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट दिख रहा है, 30-40 टाइम्स हो चुका है, देन आई अप्लाई फॉर द IPO। अगर ठंडा रिस्पॉन्स रहता है लाइक पेटीएम के लिए रहा था, तो आई विल वेट फॉर इट टू गेट लिस्टेड। फिर मैं फाइनेंशियल्स इनके ऑब्जर्व करूंगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड मैं देखता जाऊंगा कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। एंड इफ आई गेट अ चांस टू विजिट वेस्ट बंगाल इन नियर फ्यूचर, मैं जरूर इनके प्लान्स पे जाऊंगा टू टॉक टू पीपल, या फिर मैं अराउंड द कंट्री लैब्स में जाके पूछने की कोशिश करूंगा कि प्रोडक्ट्स का रिस्पॉन्स कैसा है और क्या इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ये तरीका लूंगा एंड मैं स्टडी करूंगा अराउंड 3 to 6 मंथ्स के विंडो में, or then I'll think about investing or taking small positions in the company. So that is it guys. I still recommend you that आप SOIC का वीडियो फर्स्ट देखो एंड इस वीडियो को सप्लीमेंट के तरीके से आप यूज करो विद दैट वीडियो, एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। सो यूज दिस एज अ लर्निंग, नॉट एज अ रिकमेंडेशन कि IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना है। एंड आई एम सॉरी फॉर द डिले इन द वीडियोज, and I'll expect कि मैं और frequently upload कर सकूं। और thank you for the support, stay tuned, I'll keep bringing such information. Thank you so much.